नमो नमः। संस्कृत निधि चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम कक्षा 1 से 5 तक के लिए उपयोगी विषय संज्ञा और संज्ञा के भेद इसके विषय में पढ़ेंगे, जो कि हिंदी व्याकरण से संबंधित है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले है कि संज्ञा होती क्या है, अर्थात संज्ञा की परिभाषा क्या है, संज्ञा किसे कहते हैं। तो देखिए, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या अर्थ हुआ कि हम जितनी भी वस्तुएं देखते हैं संसार में, हमें जो भी कुछ दिखाई देता है, प्रत्येक वस्तु, स्थान, व्यक्ति का कोई ना कोई नाम है। कि हम देखिए, जैसे ये चित्र है तो यहाँ पर हमें कई चीजें दिख रही है। ये एक लड़का है, ये एक लड़की है, ये एक कुत्ता है, ये एक खरगोश है, यहाँ पर कोई फूल है। इस प्रकार से हमें ये इधर देखिए एक गेंद दिख रही है। तो हम जो भी चीज देखेंगे उसका कोई ना कोई नाम है। जितने भी व्यक्ति हैं उनका भी कुछ ना कुछ नाम है। राम, मोहन, सीता, गीता, जितनी भी वस्तुएं हैं हमारी पढ़ाई से संबंधित, पेंसिल, कॉपी, रबड़, इस तरह से। इसके अलावा खाने की कोई वस्तु है उसका भी कोई नाम है। इसी तरह से हम देखेंगे स्थान है, जितनी भी जगह हैं उनका भी कोई नाम है। जहाँ हम पढ़ने जाते हैं उसको हम उसको हम विद्यालय बोलते हैं। जहाँ हम पूजा करने जाते हैं उसे हम मंदिर बोलते हैं। इसी तरह से जहाँ हम रहते हैं उस जगह का भी कुछ ना कुछ नाम है। तो इस तरह से हर जगह का एक नाम होता है। इसी तरह से भाव होता है। भाव क्या होता है? जैसे कि कोई आदमी मोटा है, ठीक है, तो वो उसका विशेषण हो गया मोटा, तो ठीक है। पर जब मोटे से बना मोटापा, जैसे हमने कोई मिठाई खाई तो उसमें मिठास है, कोई कड़वी चीज खाई तो वो है कड़वा। तो ये सब भाव हो जाते हैं। भाव कई तरह के होते हैं जिनको हम अभी आगे विस्तार से पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे। तो ये है संज्ञा की परिभाषा कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अब हम देखते हैं कि ये संज्ञा कितने प्रकार की होती है, अर्थात इसके कितने भेद होते हैं। तो पहले हम इसको उदाहरण से देखते हैं कि कैसे प्राणियों, वस्तुओं के कैसे कैसे नाम होते हैं। तो देखिए, यहाँ पर एक गद्यांश लिखा हुआ है। अतुल हिमांशु का मित्र है, दोनों में गहरी मित्रता है। वे दोनों आगरा के दयाल बाग में रहते हैं। दोनों विद्यालय साथ साथ जाते हैं। अतुल और हिमांशु विद्यालय में साथ साथ खाना खाते हैं। अब यहाँ देखिए, जो शब्द हरे रंग से लिखे हुए हैं वे सभी संज्ञाएं हैं। अब कौन कौन सी संज्ञा के अंतर्गत आया? हमने कहा कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो व्यक्ति अर्थात प्राणी। तो अतुल और हिमांशु क्या है? कोई व्यक्तियों के नाम है, कोई इंसान है वो दो। तो अतुल और हिमांशु ये दोनों प्राणियों के नाम हो गए। प्राणी, व्यक्ति एक ही होते हैं। फिर उसके बाद देखिए स्थान के नाम। स्थान क्या है? आगरा के दयाल बाग में रहते हैं। तो आगरा किसी जगह का नाम है। अब आगरा के भीतर ही एक और जगह है, छोटी जगह, जिसका नाम है दयाल बाग। तो ये दोनों स्थान के नाम हो गए। इसी तरह से वे दोनों विद्यालय जाते हैं, तो विद्यालय भी एक जगह का नाम है। तो ये तीनों, आगरा, दयाल बाग और विद्यालय, ये तीनों स्थान के नाम हो गए। इसी प्रकार हमने देखा था कि किसी भाव को, भाव के नाम को भी हम संज्ञा कहते हैं। तो भाव क्या है? मित्रता। वो दोनों आपस में दोस्त हैं, तो जो उनकी दोस्ती है, मित्रता है, वो एक भाव है, एक प्रकार का भाव है। तो वो भाव हो गया। इसी तरह से आगे देखिए कि वो साथ साथ खाना खाते हैं। तो खाना एक वस्तु हो गई, मतलब वो जो भी खा रहे हैं, किसी चीज को खा रहे हैं ना, तो वो एक वस्तु हो गई। तो खाना आ गया वस्तु के अंतर्गत। तो इस तरह से ये था हमारा संज्ञा के उदाहरण। अब हम देखते हैं इसके भेद। अब संज्ञा के कितने भेद हैं? संज्ञा के 3 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब इनको एक एक करके हम समझ लेते हैं विस्तार से। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। तो देखिए, जहां नाम से ही पता चलेगा हमें कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। जब हम नाम से अगर थोड़ा सा इसको ध्यान से देखेंगे तो हमें इसका जो परिभाषा है इसकी वो समझ आएगी। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है?
वे शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु या भाव का ज्ञान कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कैसे? देखिए, हमने पीछे देखा कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? यही जो व्यक्ति, स्थान, वस्तु और भाव है, इनका जब कोई विशेष नाम हमें पता चलता है, विशेष नाम हमें पता चलता है, तो वो क्या कहलाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है? कैसे? देखिए, एक उदाहरण है कि विराट कोहली अच्छा खिलाड़ी है। तो विराट कोहली एक खिलाड़ी का नाम है, तो विराट कोहली क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। ठीक है? इसी प्रकार कुतुब मीनार दिल्ली में है, तो कुतुब मीनार क्या है? एक देखने की जगह है, तो उसका नाम है, और वो कहाँ पर है? दिल्ली में है, तो ये दोनों ही जगह के नाम हो गए, स्थान के नाम हो गए। ठीक है? तो यहाँ पर हमें व्यक्ति और जो स्थान है उनका नाम दिया गया है। तो जब भी जो व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव का जब नाम जहां दिखाई दे हमको, वहां व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। अर्थात स्पेसिफिक जो भी व्यक्ति है उसका नाम दिया गया हो, सीता, गीता, मोहन, राम, श्याम, ये सब नाम दिए हुए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लड़का, लड़का नहीं होगा। ठीक है? तो ये नाम दिया हो। इसी तरह से स्थान का नाम दिया हो, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, आगरा, उदयपुर, इस तरह से स्थान का नाम दिया हुआ है विशेष रूप से। इसी तरह से वस्तु का नाम आ जाएगा कहीं पर, तो वो व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। ठीक है? इसी प्रकार से भाव आ जाएगा। तो ये होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है? जैसे यहाँ देखिए, नाम दिया है राम, तो ये राम है, मतलब इसका नाम है राम। इसी प्रकार ये देखिए, महात्मा गांधी, इनका नाम, विशेष नाम है ये इनका, तो दिया हुआ है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। आगे है जातिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी जाति या समूह का बोध कराते हैं वह जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जाति अर्थात एक समूह, अर्थात जैसे वृक्ष है, तो वृक्ष एक समूह है, क्योंकि यहाँ पर किसी वृक्ष का विशेष नाम नहीं होगा कि आम का वृक्ष है या पीपल का वृक्ष है या बरगद का वृक्ष है, कौन सा वृक्ष है। जब तक हम उसका नाम नहीं बताएंगे और केवल वृक्ष कहेंगे, तब तक वो वृक्ष जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत होगा। और अगर हमने उसका नाम बता दिया कि ये आम का वृक्ष है, तो वो आम जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, और जो वृक्ष है वो जातिवाचक संज्ञा होगा। तो ऐसे शब्द जो किसी जाति या समूह का बोध कराते हैं, बहुत सारे उसके अंदर होते हैं, उनका बोध कराते हैं, तो वो जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। उदाहरण से देखिए कि शेर जंगल का राजा है, तो शेर बहुत सारे होते हैं, यहाँ कोई नाम नहीं दे रखा ना किसी शेर का, यहाँ अनेक शेर हैं, तो शेर यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार बच्चा गेंद से खेल रहा है, तो बच्चा, बच्चा भी एक समूह है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं, नाम नहीं है। इसी प्रकार गेंद का भी समूह होता है, कौन सी गेंद है हमें नहीं पता ना, एक गेंद से खेल रहा है बस। तो ये दोनों ही यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है। यह गुलाब का पौधा है, इसी प्रकार गुलाब और पौधा भी जातिवाचक संज्ञा है। घोड़े जंगल में दौड़ रहे हैं, घोड़े और जंगल दोनों ही एक समूह का बोध करा रहे हैं, तो ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत है। आगे है भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा क्या होती है कि वे संज्ञा शब्द जो किसी वस्तु या व्यक्ति की अवस्था, दशा, गुण या दोष के भाव का बोध कराते हैं, उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या हुआ भाववाचक संज्ञा? कि ऐसे संज्ञा शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु की अवस्था, अवस्था अर्थात वो किस हालत में है, उस अवस्था का या उसकी दशा का या उसके गुणों का या उसके दोष का, कि अच्छाई, बुराई, इस तरह से जब बोध कराते हैं तो वो भाववाचक शब्द कहलाते हैं। ये शब्द जो है वो भाववाचक कहे जाते हैं। उदाहरण देखिए, जैसे ऋचा की अच्छाई की सब प्रशंसा करते हैं, तो जो अच्छाई है वो भाववाचक संज्ञा है। इसी प्रकार होता है ईमानदारी, ईमानदारी एक गुण है,
तो वो इसी प्रकार हो गया लालची, वो एक दोष है। कंजूस, ये सब जो शब्द होते हैं ये भाव होते हैं, उस व्यक्ति के विषय में हमें बताते हैं कि वो व्यक्ति कैसा है। तो ये सब भाववाचक संज्ञाएं होती है। अब ये भाववाचक संज्ञा बनती कैसे है, देखिए ये भाववाचक संज्ञा अनेक तरह से बनती है, हम एक एक करके अभी इनको देखेंगे। तो भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है, अर्थात ये बनते कैसे हैं भाववाचक शब्द। तो भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्दों से की जाती है। जो जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्द होते हैं उनसे भाववाचक शब्दों का निर्माण होता है। अब कैसे होता है देखते हैं। जैसे जातिवाचक जो संज्ञा शब्द है उनसे भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है। तो यहाँ पर हमारे पास पहला जातिवाचक शब्द है बच्चा। अब जातिवाचक शब्द क्या है, जो ऐसे शब्द जो किसी समूह का बोध कराते हैं, किसी जाति का बोध कराते हैं। तो बच्चा एक जाति है, अर्थात बहुत सारे बच्चे होते हैं, जब तक हमें नाम नहीं दिया होगा तब तक हम उसको जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे। तो बच्चा से भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी, बचपन। देखिए इसी प्रकार पशु, ये भी एक जाति है, इससे भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी, पशुता, ता लग गया है। इसी प्रकार मानव एक जाति शब्द है जो कि जातिवाचक संज्ञा है, उससे बनेगा मानवता। इसी प्रकार मनुष्य, मनुष्यता, ये सब भाववाचक संज्ञाएं होती है जो कि जातिवाचक संज्ञा शब्दों से बन रही है। इसी प्रकार है लड़का, तो लड़का से बनेगा लड़कपन। तो ये वो शब्द थे जो जातिवाचक शब्दों से बने हैं और उनसे क्या बन गए हैं, भाववाचक संज्ञा। इसके बाद है सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है। तो शब्द है स्व, स्व मतलब अपना, तो स्व से भाववाचक संज्ञा बनी स्वत्व। इसी प्रकार अहम, अहम मतलब मैं, तो मैं से बना अहंकार। इससे जब भाववाचक संज्ञा बनी अहम से तो बना अहंकार। उसके पश्चात मम, मम मतलब मेरा, मेरा से बना ममत्व। ठीक है, ये सब हो गए भाववाचक संज्ञक शब्द। इसी अब देखिए विशेषण से कैसे भाववाचक शब्द बनते हैं। तो विशेषण है पतला, कोई आदमी है कि वह पतला लड़का है, तो पतला जो है वो उस लड़के का विशेषण हो गया क्योंकि वो उसकी विशेषता बता रहा है, लड़का कैसा है, पतला है। तो जहां पर भी हमें ये प्रश्न मिलेगा कैसा है, तो वो जो कैसा के लिए जो भी वो शब्द वहां होगा वो विशेषण होगा। तो विशेषण पतला है तो पतला से भाववाचक शब्द क्या बनेगा, पतलापन। इसी प्रकार मोटा, ये भी एक विशेषण है, इससे बनेगा मोटापा। फिर ज्ञानी, ज्ञानी एक शब्द है विशेषण, उससे भाववाचक शब्द बना ज्ञान। हरा, ये भी एक विशेषण है, उससे बना हरियाली। तो ये थे विशेषण से भाववाचक संज्ञा शब्द कैसे बनते हैं। उसके पश्चात आता है क्रिया से अब भाववाचक शब्द कैसे बनते हैं। क्रिया क्या होती है, कोई भी काम जो हम करते हैं, पढ़ना, खेलना, कूदना, चढ़ना, ये सब क्रियाएं होती है, अर्थात कर्ता जो भी काम को करता है, अंग्रेजी में जिसे वर्ब कहा जाता है वो हिंदी में क्रिया होती है। तो क्रिया से भाववाचक संज्ञा शब्द कैसे बनते हैं, देखिए शब्द है चढ़ना, तो चढ़ना से क्या बना भाववाचक, चढ़ाई। पढ़ना, पढ़ाई। उड़ना, उड़ान। हंसना, हंसना क्रिया है, उससे भाववाचक बना हंसी। थकना, थकावट, थकना से बना थकावट। तो ये था संज्ञा और संज्ञा के भेद जो 3 प्रकार के थे, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अगर आपको विषय से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं और वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। जय तु संस्कृतम।